जय श्री राम बच्चों। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को क्या पढ़ाया था बच्चों? मैंने तुम लोगों को सिर्फ हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन समझाई थी, वो भी सिर्फ अल्कोहल से। याद है कि भूल गए? अरे लूकस रिएजेंट, थायोनिल क्लोराइड, PCl5, PCl3, हाँ या ना, और कुछ अदर रिएक्शंस सोडियम ब्रोमाइड वाला। समझ में आ गया? इसके अलावा मैंने तुम लोगों को फिंकेलस्टीन मेथड और शॉर्ट्स रिएक्शन भी समझा दिया था, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। करें शुरू? आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। देखो बच्चों, मैं तुरंत चीजें लिखता भी जाऊंगा और इरेज भी करता जाऊंगा, तो जब आप घर जाकर नोट्स बनाओगे तो तुरंत साथ के साथ चीजें नोट डाउन कर लेना। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो देखो बच्चों, एनसीईआरटी से अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या दी हुई हैं, जो भी यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलेगा वो हम निकाल के यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे। करें शुरू? अल्काइल हाइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर। यानी अल्काइल हाइड की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वो प्योर फॉर्म में है, तो वो कलरलेस होंगे। However, bromide and iodides develop color when exposed to light. परंतु ब्रोमाइड और आयोडाइड कलर शो करते हैं लाइट के प्रेजेंस में। Many volatile halogen compounds have sweet smell. तो बच्चों यहाँ से हमें इंपॉर्टेंट बात क्या मिली? हेलो एल्केन्स are generally colorless. Some bromides and iodides show color या change their color when exposed to light. When exposed to light. और क्या बोला इसने? कुछ अल्काइल हैलाइड ऐसे भी हैं जो स्वीट स्मेल वाले हैं, volatile halogen compounds. Some volatile halogen compounds have sweet smell. समझ में आ गया बच्चों? अगर इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए हेलो एल्केन की, तो ये कैसी होती है? नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से तो ज्यादा ही होती है, उसी क्लास की। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड एंड सम क्लोरोफ्लोरोमीथेन आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। बच्चों देखो, सीधा सीधा इसने जो नाम लिखे हैं वो लोअर मेंबर्स नहीं हो गए, लोअर मेंबर्स ऑफ हेलो एल्केन्स। क्या क्या नाम बोले इसने? मिथाइल क्लोराइड, तो मिथाइल क्लोराइड में एक ही कार्बन है, उसके साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो छोटा मेंबर हुआ। और क्या बोला? मिथाइल ब्रोमाइड एक्सेट्रा आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। गैसेस एट रूम टेम्परेचर। अगर ये गैसेस है तो हायर मेंबर क्या होंगे बच्चों? हायर मेंबर लिक्विड होंगे, और हायर मेंबर पे जाएंगे तो वो पक्का सॉलिड रहे होंगे। इसका तो यही मतलब हुआ ना। अच्छा, गैसेस एट रूम टेम्परेचर, हायर मेंबर्स आर लिक्विड और सॉलिड। समझ गए? ये लिखूं? As we have already learned, molecules of organic halogen compounds are generally polar due to greater polarity as well of higher molecular mass as compared to the parent hydrocarbon. The intermolecular force of attraction, dipole and van der Waal are stronger in the halogen derivative. That is why the boiling point of chloride, bromide, iodide are considerably higher than those of the hydrocarbon of comparable molecular mass. बच्चों वो ये कहना चाह रहा है, जैसे मान लो आपके पास मीथेन है CH4 और एक आपके पास है CH3Cl, तो इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? बॉइलिंग पॉइंट हेलो एल्केन का नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होगा। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे कि C2H5Br और C2H6, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा?
इसका ब्रोमीन वाले का, हेलोजन हेलो एल्केन का। समझ में आ गया? फिर से बताऊं, अगर पेरेंट कार्बन चेन सेम है, जैसे ये क्या है बच्चों, इथेन, और ये क्या है, ब्रोमो इथेन, तो कार्बन चेन तो दोनों की बराबर है। लेकिन हेलो एल्केन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पेरेंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होगा। यही बात यहाँ पे भी है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर बच्चों किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात ये हो रही है कि बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन्स is greater than parent हाइड्रोकार्बन। और बच्चों इसका रीजन क्या है? रीजन ये है बच्चों कि जरा दिमाग लगाओ, CH3Cl, अगर मैं हेलो एल्केन की बात करूं तो बच्चों चेक करो, ये डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव साइन आएगा। क्या यह पोलैरिटी जनरेट हो गई, डेवलप हो गई? अगर ये बॉन्ड पोलर है तो जरा सोच के देखो, ये बॉन्ड ज्यादा मजबूत हो गया, इसमें डाइपोल इंटरेक्शन लगेगा, वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेगा, जिसकी वजह से उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसका रीजन क्या है बच्चों? ड्यू टू पोलैरिटी, वैन डर वाल्स फोर्स एंड डाइपोल इंटरेक्शन, यहीं पे लिख देते हैं, एंड डाइपोल इंटरेक्शन इंक्रीजेस। और सिंपल सी बात है, अगर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेंगे तो उनको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो ड्यू टू विच एंड हेंस एमपी एंड बीपी increases with polarity। समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर हो गया? चलते हैं आगे। The attraction gets stronger as the molecule gets bigger in size and have more electrons. The pattern of variation of boiling point of different halides is depicted. For the same alkyl group, the boiling point of alkyl halide decreases in this order. This is because with the increase in size and mass of halogen atom, the magnitude of van der Waals force increases. अब देखो एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, इसको मैं कहाँ पे लिखूं? यहाँ लिख दूं? तो कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3 4 5, ये पांचवा, ये पूरा यही चल रहा है, ठीक है। अब आ गया पॉइंट नंबर 6। इस पॉइंट नंबर 6 में देखो इससे क्या बोला, फॉर द सेम अल्काइल ग्रुप, देखो मेरी बात सुनो बच्चों, अगर तुम लोग सिर्फ प्रिपरेशन पे ही फोकस करने में लगे हो ना, तो मैं तुम्हें बता दूं सिर्फ प्रिपरेशन से ही क्वेश्चन नहीं आता है, अच्छी बात है, पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूं कि इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ प्रिपरेशन पढ़ ली, उसमें केमिकल रिएक्शन थे, मजा आ रहा है, वही पढ़ेंगे बस खाली। अभी केमिकल रिएक्शंस भी आएंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1 SN2 एलिमिनेशन, E1 E2 रिएक्शन विद मेटल, वो भी पढ़ना है, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। इन दोनों को मिला के कन्वर्जन वाले क्वेश्चन बहुत सारे तैयार हो जाते हैं। और इतना सब पढ़ने के बाद बच्चा, नॉर्मल बच्चा क्या करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को तो थ्योरी समझ के छोड़ देता है। आप लोगों के स्कूल में, काफी सारे बच्चों के स्कूल में ये चैप्टर हो चुका होगा, समझ में आ रहा है, या कोई और चैप्टर हुआ होगा, हुआ तो है ना, ऑर्गेनिक का, समझ में आ रहा है। तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, इसको थ्योरी का पार्ट समझ के छोड़ देते हैं, और यहां से इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन तैयार होते हैं MCQ के, असर्शन रीजन के, कि बच्चा फिर अटक जाता है, और तब उसको लगता है यार इतनी इंपॉर्टेंट चीज थी ये, और मैंने इसको हल्के में लेके छोड़ दिया था। समझ में आ रहा है? तो इसको लाइटली मत लो, यहां से MCQ निकल के आ जाएगा। देखो अभी ये वाला पॉइंट मैं लिख रहा हूं, इसमें से एक MCQ बनाओ। चलो पहले समझा दूं, पहले समझा देता हूं। For the same alkyl group, the boiling point of alkyl halide, the
boiling point of alkyl halide decreases in the order, decreases in the order, और ऑर्डर दिया हुआ है RI, then RBr, then RCl, then RF, और इसी के साथ इसने इसका रीजन भी दिया है, तो ये पूरा एक सिंगल पॉइंट हो जाएगा। पहले मैं ही लिख देता हूं, फिर मैं भी समझाता हूं, ठीक है। और इसका रीजन क्या लिखा है, as the size of halogen increases and the mass of halogen increases, the van der Waals force also increase। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इससे क्वेश्चन तैयार करते हैं, एक बार फिर से सुन लो। अगर अल्काइल ग्रुप सेम लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप समझ लो, जैसे ये R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी, जैसे मान लो ये प्रोपाइल ग्रुप है, 3 कार्बन है इससे, तो ये क्या हो गया बच्चों, प्रोपाइल आयोडाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल क्लोराइड और प्रोपाइल फ्लोराइड। समझ पा रहे हो? फ्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन, आयोडोप्रोपेन। अब तो ठीक है। कहने का ये मतलब ही है मेरा कि जो यहाँ पे R लिखा हुआ है वो चारों में सेम है, तो इन चारों अल्काइल हैलाइड्स में सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा बच्चों, आयोडीन वाले का। उसके बाद उससे कम ब्रोमीन का, उससे कम और सबसे कम इसका। समझ में आ गया? पहले तो ये रट लो, ये बात इसने बोल दी, फॉर द सेम अल्काइल ग्रुप BP ऑफ द अल्काइल हैलाइड डिक्रीजेस इन दिस ऑर्डर। अब रीजन उसने ये बताया, जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में नीचे आओगे, जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में नीचे जाओगे, एटम का साइज क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। एटम का साइज बड़ा होगा तो उससे होगा ये कि वैन डर वाल फोर्स इंक्रीज होगा, और वैन डर वाल फोर्स अगर इंक्रीज हो रहा है, देखो फोर्स अगर कहीं भी इंक्रीज हो रहा है ना, तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। तो इसका कीवर्ड सिर्फ क्या है बच्चों, वैन डर वाल फोर्स इंक्रीज, तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, इसीलिए हमको इसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? अब ऐसा भी नहीं है कि थ्योरी पढ़ ली तो सब कुछ आ गया, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। अब बच्चों इसी से क्वेश्चन तैयार करते हैं, ठीक है। इधर का पार्ट मैं रेज कर रहा हूँ, कॉपी में नोट डाउन कर लेना, बिल्कुल सीरियस होके, इसको हल्के में मत लेना थ्योरी को या फिजिकल प्रॉपर्टीज को। और ये क्वेश्चन सिर्फ ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है टॉपिक्स। Correct order of BP is A, B, C, D. C2H5Cl, C2H5I, C2H5Br, C2H5F, C2H5F, C2H5Cl, C2H5I, C2H5Br, C2H5I, C2H5Br, C2H5Cl, C2H5F और C2H5F, C2H5Cl, C2H5Br और C2H5I। तुमने इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे कई बार, आते हैं या नहीं आते? और बोल देगा इनमें से कोई भी एक टिक कर दो जो तुम्हें ऑर्डर सही लग रहा है।
अब नॉर्मल बच्चा इतना तो जानता है कि ग्रुप में अगर नीचे जाते हैं तो पहले एफ आता है, फिर Cl, फिर Br, फिर I। तो जो भी ट्रेंड फॉलो होगा वो या तो पक्का ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। इतना दिमाग तो और बच्चा लगा लेगा। लेकिन करेक्ट कौन सा है ये वही बच्चा पढ़ के जो पढ़ कर गया है, जो ये समझ कर गया वही टिक कर पाएगा। आगे समझ में करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? सी। इसको समझाना पड़ेगा या समझ गए? अगर अल्काइल ग्रुप सेम है तो ये ऑर्डर फॉलो होगा। रीजन क्या है इसके पीछे? साइज ऑफ एटम बढ़ रहा है, हेलोजन का पोलैरिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज्यादा लगेगी, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा उस हेलोजन का जिसमें आयोडीन जुड़ा होगा। कोई दिक्कत? चले आगे। इसके अलावा कुछ देखो बेसिक चीजें हैं। अगर आपको 11th का थोड़ा बहुत भी याद है तो आपको पता होगा कि जैसे 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 कार्बन की चेन की लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। उसके पीछे क्या रीजन है बच्चों? वैन डर वाल्स सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वैन डर वाल्स फोर्स भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां पर भी वो चीज फॉलो हो रही है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट increases with number of carbon in chain। मतलब ये समझ लो चेन लेंथ अगर बढ़ेगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। आप ऐसे समझ लो MP और BP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन इन चेन। या आप ऐसे भी लिख सकते हो BP and MP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेन लेंथ। समझ में आ गया? इसके पीछे रीजन क्या है बच्चों? एज द साइज ऑफ चेन लेंथ इंक्रीज वैन डर वाल फोर्स increases due to increase in surface area। increase in, ये बात मैंने तुम्हें 11th में भी बताई थी, जरा याद करो। जब मैंने हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ाया था तो वहां तो सिर्फ हाइड्रोकार्बन थे, तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, बस खाली हेलोजन ऐड हो गया है। तो जैसे जैसे कार्बन चेन की लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेगा, और वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेगा तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो MP और BP भी बढ़ जाएंगे। समझ में आ गया? एंड हैंस BP एंड MP will also increase, will also। कोई दिक्कत? यहां से क्या MCQ तैयार कर दूं? कर लोगे? चलो एक क्वेश्चन दे देता हूं। टिक द करेक्ट ऑर्डर ऑफ MP या BP लिख देते हैं। और मैं 4 ऑप्शन नहीं बना रहा हूं, एक ही बना रहा हूं, बस उसको करेक्ट सीक्वेंस में लगा देना, ठीक है? 1 C3H8Cl, 2 C2H5Cl, 3 CH3Cl and 4 C8H15Cl। 4 ऑप्शन हो गए आपके पास। A 1 2 3 4, B 4 3 2 1, C 4 1 2 3 या D 2 3 4 1। कौन सा ऑप्शन सही है? इस तरह के क्वेश्चन भी तुम लोगों ने देखे होंगे, आपको इस तरीके से बना के दे देगा और आपको पहचानना है कि किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अब आप चेक करो, इसने हेलोजन तो चेंज नहीं करा, हेलोजन तो क्लोरीन है। कार्बन चेन की लेंथ सबसे ज्यादा जिसकी है उसका ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, तो सबसे लंबी चेन इसी की है। तो पहले कौन आएगा बच्चों? 4, इन दोनों में 4 है। उसके बाद कौन आएगा? 1, ये रहा 1, ये टिक हो गया। उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद ये सबसे छोटी चेन लेंथ है। कोई रीजन पूछेगा तो बता देना। सरफेस एरिया बढ़ेगा इसलिए वैन डर वाल्स फोर्स भी
बढ़ेगा। कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझ में? चलें आगे। अरे यार आज बंदी को फोन करना था और वो उसे फोन भी नहीं कर पाया। अच्छा इसके बाद चलते हैं आगे बच्चों। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही एक पॉइंट और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अगर मान लो नंबर ऑफ कार्बन सेम है बट ब्रांचिंग मैंने बढ़ा दी, कार्बन की चेन उतनी ही है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं कर रहा हूं, इस बार क्या बढ़ा दिया मैंने? ब्रांचिंग। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। समझ में आ गया? ये बात 11th में भी तुम्हें बताई गई थी हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। एज द ब्रांचिंग of a haloalkane increases, its boiling point will decrease। मतलब इसको आप ऐसे समझ लो, boiling point is inversely proportional to branching। अब ब्रांचिंग जानते हो या वो भी नहीं जानते? ब्रांचिंग अगर बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। बच्चों इसके पीछे कोई रीजन है या बस ऐसे ही? पहले तो ये बात रटी लो, पहले तो दिमाग में फिट कर लो। अब रीजन इसका ये है, पहले इसका एक एग्जांपल बना दूं यहाँ पे बच्चों। एक एग्जांपल बनाते हैं। देखो बच्चों रीजन हटा के पहले इसका एक एग्जांपल बनाते हैं। 1 2 3 4, देखो यहाँ 4 कार्बन है, इसका नाम क्या हो गया बच्चों? क्लोरोब्यूटेन। अच्छा इसके बाद 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो गया बच्चों? 2 क्लोरोब्यूटेन। अच्छा इसका नाम क्या हो गया? बोलो। 2 मिथाइल प्रोपेन। सबसे ज्यादा इसमें किसका होगा बच्चों बॉइलिंग पॉइंट? इसका। उसके बाद इसका सबसे कम। क्यों भाई? चेक करो, ये है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री और ये है 3 डिग्री। डिग्री का मतलब मेरे कहने का यहाँ पर ये ब्रांचिंग इंक्रीज हो गई। यहाँ पर कार्बन एक ही चेन से जुड़ा हुआ है, यहाँ जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है दोनों तरफ ब्रांच है या एक ब्रांचिंग है, इसमें 2 ब्रांचेस हो गई। हाँ या ना? अगर मैं इसको लॉन्गेस्ट चेन मान लूं तो 2 ब्रांच हो गई ना, तो ब्रांचिंग अगर बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। समझ में आ गया? अब बच्चों इस फिगर को देख के रीजन डिपिक्ट कर पा रहे हो? क्या है इसका रीजन? जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे आप चेक करो इसकी शेप स्फेयर जैसी होती जाएगी, बॉल जैसी। आप इसको अगर आप ठीक से बनाओगे तो चेक करो, कार्बन के साथ ऊपर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। मैं ये वाला स्ट्रक्चर बना रहा हूँ और नीचे क्लोरीन है और इसके आजू बाजू 3 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एटम ही तो होगा ना बच्चों? अगर एटम है तो गोल बना दूं ऐसे करके, ऐसे बना दूं, एटम गोल होता है ना, तो ये मैं ऐसे ऐसे बना रहा हूँ। और कार्बन भी एक एटम है, वो भी गोल होता है। ये गोल नहीं हो गया, स्फेरिकल हो गया, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। चेक करो, इसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है, उससे कम, सबसे कम। सरफेस एरिया घटेगा तो वैन डर वाल फोर्स भी घटेगा और फोर्स के ऊपर ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं। तो क्योंकि यहाँ वैन डर वाल फोर्स घट गया है इसीलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं? As branching increase, the molecule will acquire the shape of sphere, due to which, जिसकी वजह से surface area
विल डिक्रीज, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एंड हेंस वैन डर वाल फोर्स विल ऑल्सो डिक्रीज। और जब वैन डर वाल फोर्स डिक्रीज हो जाएगा तो उससे क्या होगा, फाइनली बॉइलिंग पॉइंट विल ऑल्सो डिक्रीज। तो ब्रांचिंग अगर बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। यही बात मैंने तुम्हें पहले बताई थी, समझ में आ गया। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाओ, ये समझ में आ चुका है, और तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो लोग। तो इसीलिए कभी भी आप लोग ये बात याद रखना, कोई चैप्टर अगर पढ़ रहे हो, कोई चीज मिस नहीं करनी है। अच्छा, असर्शन रीजन में क्वेश्चन कैसे आएगा, मान लो असर्शन में आपको ये दे दिया, रीजन में आपको दे देगा एज द ब्रांचिंग इंक्रीज सरफेस एरिया विल डिक्रीज एंड हेंस वैन डर वाल फोर्स विल आल्सो डिक्रीज। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, या इसी तरीके से उसमें छेड़खानी करके वो चार ऑप्शन बना देगा। समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन कैसा आएगा उस पर आपको फोकस करना है, और थ्योरी पढ़ते पढ़ते, या जब आप प्रिपरेशन है केमिकल रिएक्शन पढ़ते हो तब आपको ये बात का ध्यान रखना है कि अगर मुझे ये कंपाउंड बनाने को आ गया तो मैं ये रिएक्शन का यूज करूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, पक्का। चले आगे, अब चलते हैं बच्चों अगले टॉपिक की तरफ, जो है डेंसिटी। डेंसिटी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही आता है। डेंसिटी ऑफ हैलोएल्केन्स। बच्चों दिमाग लगाओ, स्टार्टिंग में ही मैंने तुम्हें बताया था जो लोअर मेंबर है वो गैसेज है रूम टेम्परेचर पे, हायर वाले लिक्विड है या सॉलिड है। तो जरा दिमाग लगाओ, हायर मेंबर का मतलब उसका क्या था, वो ये कहना चाह रहा था हायर मेंबर का मतलब कार्बन चेन की लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो यहां से ये बात क्लियर हो गई कि जैसे जैसे कार्बन चेन की लेंथ बढ़ेगी, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, वैसे वैसे डेंसिटी भी बढ़ती चली जाएगी। समझ में आ गया। इसका मतलब डेंसिटी ऑफ हैलोएल्केन्स इंक्रीजेस विद नंबर ऑफ कार्बन्स इन मॉलिक्यूल। क्या मैं ये लिख सकता हूं बच्चों, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन्स, बोलो हाँ। समझ में आ गया। क्या मैं दोबारा लिखूं यहां पर, लोअर मेंबर्स आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर, हायर मेंबर्स आर लिक्विड और सॉलिड। समझ में आ गया। चले आगे। इसके बाद एक टॉपिक और दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी। इसके बाद बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक टॉपिक और है जो तुम्हें अभी समझना है, सॉल्युबिलिटी। हो गया। तो सॉल्युबिलिटी, द हैलोएल्केन्स आर ओनली वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। बच्चों हैलोएल्केन्स पानी में घुलते नहीं है, ना के बराबर घुलते हैं। समझ में आ गया। मान लो बच्चों ये अगर वाटर के साथ बॉन्ड बनाते भी हैं तो पहले वाटर का H2 का बॉन्ड टूटेगा, हाँ या ना। तो जनरली जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो टूटता नहीं है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोएल्केन। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। तो मैं इसको रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। हैलोएल्केन्स आर ओनली वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। In order for a haloalkane to dissolve in water, energy is required to overcome the attraction between haloalkane molecule and break the hydrogen bond between water molecule. Less energy is released when new attractions are set up between the haloalkane and water molecule. As these are not as strong as the original hydrogen bond in water, as a result, the solubility of haloalkane in water is low. However, haloalkanes tends to dissolve in organic solvent because the new intermolecular attraction between haloalkane and solvent molecules have much same strength as ones being broken in the separate haloalkane and solvent molecule. तो बच्चों solubility की अगर हम बात करें, solubility of haloalkanes in water is low. और इसको आप ऐसे समझ लो, जैसे मान लो RX ये haloalkane है और वाटर का मॉलिक्यूल बच्चों कैसा होता है, ऐसा।
अब चेक करो, सॉल्युबिलिटी तभी होगी जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ये तभी बनेगा जब ये बॉन्ड टूटेगा। अब आप चेक करो, ये बॉन्ड जब बनेगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज, और ये बॉन्ड तोड़ने के लिए चाहिए एनर्जी, हाँ या ना। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कैसी एनर्जी चाहिए, मोर एनर्जी। और ये बॉन्ड जो यहाँ फॉर्म हो रहा है इसके लिए बच्चों एनर्जी रिलीज कितनी हुई, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड, वेयर एज ये बॉन्ड जब फॉर्म हो रहा है तो लेस एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। तो बच्चों आप लोग बताओ ये रिएक्शन किस फेवर में जाएगा, ये बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो सॉल्युबिलिटी इसकी कैसी होती है, फाइनली लो। समझ में आ गया, सबको क्लियर हो गया। इसी के साथ तुम्हारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैलो एल्केन्स की खत्म होती है, सिर्फ हैलो एल्केन्स की। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।